टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मिडिल क्लास के लिए हो सकता है ये एक अच्छी खबर ना हो, लेकिन पहली बार एक बजट को संपूर्ण देश के मद्देनजर देखने की कोशिश की गई है, काले धन को रोकने के लिए और इन सब के बीच घोटाले रोकने के लिए, और शायद रईसी पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने बहुत साफ तौर पर संकेत दिया है कि उसका नजरिया समूचे देश। कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर बात है कि 30 से घटाकर 25% करने का जिक्र है, लेकिन ये अगले बरस से शुरू होगा और अगले 4 बरस में इसे पटरी पर लाया जाएगा। सर्विस टैक्स 14% कर दिया गया है, ये बढ़ाया गया है। सर्विस टैक्स के बढ़ने से सेवाएं महंगी होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इन सब के बीच पहली बार जो नजर आ रहा है उसमें एक बड़े क्लियर तौर पर कह दिया गया, हम इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ ही किसान, मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र सभी को ध्यान में एक रखने की कोशिश की गई और एक मैसेज दिया गया है कि इस देश के भीतर जो चाहे घरेलू तौर पर काला धन बनाने की परिस्थितियां हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जुड़ने में हो, उसमें सरकार का रुख बेहद कड़ा है। यह भी इसमें निकल कर आया है। तीसरी बड़ी स्थिति इन सब के बीच नजर आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार का इरादा मजबूत है। टैक्स फ्री बॉन्ड लाने का भी जिक्र कर दिया गया है। इन सब के अलावे चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो, IIT हो, IIM हो, उसको देश में किस किस जगह पर किस किस तरीके से खोलना है, इसका जिक्र भी किया गया है। कुछ चीजें महंगी जरूर होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, जो बहुत साफ तौर पर सिगरेट, तंबाकू, खाने के सामान, दवाएं, ये सब महंगी जरूर होंगी। इन सब के साथ ही जाहिर एक मिडिल क्लास के लिए एक मुश्किलात वाली बात हो सकती है कि ये इससे उसे बेनिफिट क्या मिला। हमारे साथ विशेषज्ञों की टीम चूंकि लगातार बनी हुई है और वो अपने मार्क्स भी लगातार दे रही थी, लेकिन उस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ और जानकारी दे दें कि पहली बार बजट को लेकर सरकार का नजरिया बहुत साफ है कि इस देश के भीतर जिन सवालों को वह चुनाव के वक्त उठा रहे थे, उन सवालों की दिशा में देखने की जरूरत सरकार ने महसूस की है। वो किस रूप में, कैसे, कितने वक्त में लागू होगी, यह एक दूर की गोटी है, लेकिन उन सब के बावजूद भी एक वैकल्पिक परिस्थितियां सरकार खड़ा करना चाहती हैं। रक्षा बजट बढ़ा दिया गया है, रेलवे को 10,000 करोड़ की सहायता दी जाएगी, सोना बेचकर पैसा कैसे लिया जा सकता है सरकार इसमें खुद आएगी। अगले बरस 7वां वेतन आयोग भी आ जाएगा, गोल्ड बॉन्ड भी जारी किया जाएगा, निर्भया फंड को 1,000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। BPL में बुजुर्गों को लेकर प्रधानमंत्री बीमा योजना का जिक्र किया गया है। शिक्षाविदों को अटल नवनेश योजना के साथ जोड़ा जाएगा। नीति आयोग को 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और इन सब के साथ ही लघु उद्योग का जिक्र हो, छोटे सीमांत किसानों का जिक्र हो, और साथ साथ इन सब के बीच सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उसका सही तरीके से किस रूप में लाभ हो मिल पाए, इस दिशा में सरकार अपने आप को देखना और दिखाना चाहती है। FDI की जरूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मनरेगा को भी पैसा दिया गया है और ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन वह दृष्टिकोण जो कांग्रेस के दौर में था उससे हटकर सरकार का यह मान रहा है कि मनरेगा के जरिए सही तरीके से वो कहीं ना कहीं देश के साथ जुड़ा हुआ नजर आए, सिर्फ पैसा जा रहा है ये नजर ना आए, इस दिशा में देखने का जिक्र जरूर किया गया है। और साथ ही महंगाई दर 5% तक लाने का जिक्र है। इन सब के बीच जनधन, काला कोयला, पारदर्शी नीलामी जो हो रही है, और स्वच्छ भारत, ये 3 उपलब्धियां भी गिनाई गई है। GDP 7.4% तक, विकास दर 10% पार करने के माहौल बनाने का जिक्र है, और महंगाई दर 5% के नीचे लाने की स्थिति है। तो इन सारी स्थितियों के बीच हमारे साथ विशेषज्ञों की पूरी टीम जुड़ चुकी है। तो बजट को लेकर जो भी कयास जिस जिस रूप में लगाए जा रहे थे, इसको शुरू किया जाए। देवेंद्र जी, आप ही से शुरू करते हैं, कैसा है बजट? और माइक हमारे सामने लाइए भाई, माइक आ रहा है, आइए माइक लेके आइए फटाफट। और देवेंद्र जी शुरू कीजिए। देखिए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था उसी लाइन पर बजट है जी, और जितने भी बातें हुई हैं अच्छी लगती हैं। कुछ एक उसमें बहुत अच्छे स्टेप्स भी हैं, ये मानना पड़ेगा। जैसे कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी की जो बात की है, बहुत बढ़िया स्टेप है। कुछ एक ओल्ड एज के लिए उन्होंने जो एग्जेम्पशंस दिए हैं वो भी अच्छे हैं, और कुछ जो उसके लिए यंग। ओवरऑल बजट कैसा लग रहा है आपको? स्टार्टअप्स के लिए सिर्फ एक पटरी पर है जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही है? देखिए, होता ये है कि द डेविल इज इन द डिटेल। हाँ। तो हम ऊपर से देखते हैं तो अच्छा लगता है सुनते हुए, लेकिन आप देखिए इसे खेती की बात की उन्होंने। नहीं, अभी उसके पॉइंट पे ना जाइए, पहले हम चाह रहे हैं आप लोगों के पहला कमेंट क्या रहा आपके? पहला मैंने कहा कि इट्स एन एवरेज बजट। एवरेज बजट जी, मेरे हिसाब से तो एक्सीलेंट बजट है, क्योंकि इट हैज इंक्लूडेड एवरीबॉडी। जितना हम लोग पहले डिबेट कर रहे थे कि किसान को नहीं है, गरीब के लिए नहीं है, आप देखिए, और आप भी जब रिलीजन्स देख लीजिए, आप इज ऑल स्टेट्स, हर किसी को घेरा गया। तो अगर डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन के लिए एक्सीलेंट, मतलब अगले 4 साल के लिए उन्होंने कहा है
कि हमको वी हैव टू मेक इंडिया टू मेक इन इंडिया। ओके, कैसा बजट है, माइक उठाइए। हमें लगता है कि पहले कमेंट खाली लें। बजट ही नहीं है, इस सरकार की जो आर्थिक सोच है उसका मोटा मोटा एक इकोनॉमिक पॉलिसी का दस्तावेज केवल इस साल के लिए नहीं, कई बार वो एक लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी उनकी क्या रहेगी, तो मोटी मोटी लॉन्ग टर्म 5 साल की क्या सोच है उस पर भी इशारा, और छोटे डिटेल्स जो हैं उसमें एक नए तरह के भारत की बात की जा रही है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बेस्ड होगा। और ये अब देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीज़ों पर चाहती है कि अपना ध्यान केंद्रित करे, और बाकी चीज़ें, उन कुछ चीज़ों को वो कहती है कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन से सब्सिडी हम खत्म नहीं करेंगे लेकिन बेहतर करेंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि मोटे तौर पर सरकार की सोच का परिचायक अच्छे स्तंभ ज़रूर हैं नीतिगत, किंतु अब देखना होगा जैसे सरकार कहती है कि हम एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करके वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप चाहते थे, तो अभी भी आगे की आस सरकार की तरफ जो है हम उस पे आ रहे हैं, टू द पॉइंट मैंने आएंगे। हमको लगता है अब उधर कुछ है? दरअसल अच्छा, बुरा या औसत, अगर हम एक टिप्पणी से शुरू करके फिर आगे बढ़ जाएं। तो मेरा कहना है कि बजट बहुत अच्छा है और इस सरकार ने पॉपुलिस्टिक मेजर को इतना नहीं लिया जितना कि एक विजन दिया है, और एक 5 साल का पूरा क्लियर विजन। ये बजट जो पेश किया गया है ये जो बिल्कुल विपरीत है जो हम सोच रहे थे, विचार कर रहे थे पहले। ये एक बजट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म जो हमें जेटली जी ने जो दिया है, सरकार ने जो दिया है, इसमें तो अभी सोच काफ़ी बाकी है। अगले 4 साल के लिए गवर्नमेंट कितनी कर पाती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़रूरी है। ये बजट नहीं, एक सोच है, सोच है, एक सोच है, एक विचार है। ओके, एक राउंड द क्लॉक गवर्नमेंट, एक राउंड द ईयर गवर्नमेंट का राउंड द क्लॉक काम का बखान करते हुए जो ये बजट आया है उसको आगे ले जा रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि वाकई में देश को किसी दिशा में ले जाने के लिए कुछ सोच उन्होंने लगाई है। ये वही तरीका है जैसे कि कोई एक बड़ी कंपनी अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है कि अगले 3 साल 5 साल में क्या करना है। मैं इस बजट को अच्छा, औसत, ख़राब कहने की बजाय कहूँगा ये लैंडमार्क है अपने आप में। पहली बार गवर्नमेंट जैसी लग रही है, अब पॉलिटिशियन जैसी नहीं लग रही है एक दिशा में। अंशुमन जी, क्या ये बजट वाकई एक ऐसे सोच की दिशा में ले जा रहा है जो कि बजट से इतर अभी तक की जो परिस्थितियां थी, जो मुश्किलात थी, अब उसे पटरी पर लाना है? नहीं, बजट एक्सीलेंट है, बजट को एक्सीलेंट कहने में कोई कमी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब काफ़ी हाउस साइड को रिस्पॉन्ड करना है, उस साइड को, क्योंकि अगर आप काफ़ी हाउस और इसमें देखें तो देश के उद्योगों को निवेश करने, रोजगार देने और नौकरियां देने के लिए जो चाहिए था इस बजट में उनको सब कुछ मिल गया। दे हैव गॉट एवरीथिंग इन दिस बजट टू प्रोवाइड जॉब्स एंड प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट। एक चीज, दूसरी हम बस एक मिनट पॉइंट पे आ रहे हैं जी, बोले। देखिए, बजट में अगर आप देखें तो 3 पहलू होते हैं। सोशल सेक्टर को एड्रेस करने की कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने कोई सेक्टर को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर सारी स्टेट को कवर करने की कोशिश की, एक नया विजन देने की कोशिश की, और ये भी बताया कि उनका रोड मैप क्या होगा, उसने इसके बारे में कहा। और जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल को देखते हैं तो उन्होंने कोई पॉपुलिस्टिक मेजर अनाउंस नहीं किया, और उन्होंने लॉजिक दिया हर चीज़ का कि वो क्या करना चाह रहे हैं। जैसे एक आम टैक्स पेयर को उम्मीद थी कि थ्रेशोल्ड बढ़ाएंगे और ये बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, इस समय नहीं बढ़ा सकते और शायद फंड्स की जरूरत है। वाकई मुमकिन नहीं था। मुझे लगता है कि उनका कंस्ट्रेंट है जो कि वो डेवलपमेंट का एजेंडा लेके आना चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे की जरूरत है। और जैसे उन्होंने लास्ट में कंक्लूड करते समय कहा कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान है और इनडायरेक्ट टैक्स में 23,000 करोड़ रुपए का गेन होगा, तो ओवरऑल 15,000 करोड़ होगा। तो मेरे ख्याल ये कंसिडरेशन उनके अंदर प्रिवेल करी है, और इस बात को उन्होंने ध्यान रखा है कि पिछले 2014 में उन्होंने 50,000 रुपए की थ्रेशोल्ड बढ़ाई थी, ATC की एग्जेम्पशन बढ़ाई थी। सिर्फ एक ही काम उन्होंने अच्छी की है, पेंशन स्कीम, जिसके हर आदमी को, व्यक्ति को पेंशन स्कीम दिया गया। 50,000 रुपए साल के आप कंट्रीब्यूट कीजिए, NPS का पार्ट बनिए और आपका पेंशनेबल कंट्री बन जाएगा पेंशन इशू कंट्री के बारे में। नहीं, मैं तो कहता हूं, देखिए, जो मेरे ख्याल इन्होंने पूरी बजट ठीक से सुनी नहीं है। जेटली जी ने कहा आई कैन नॉट एक्सेप्ट द रूरल अर्बन डिवाइड, एंड देयरफॉर अगले 4 साल में ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि देखो, अब स्टेट्स विल रन इट बैक्ड बाय द सेंटर। 60% उनको जाएगा, ये सब पॉइंट्स भूल रहे हैं, 62% उनके पास जा रहा है। जो भी आप करना चाहें आप करिए और मैं आपको बैक करूंगा। और ये भी जब उन्होंने ऑलरेडी उनकी फिस्कल स्पेस, उन्होंने कहा मेरा कम हो गया, अब मुझे 35% या 40% में काम करना है, अब जो स्टेट चाहेंगे उसको हम बैक करेंगे। These are very clear indications के each state chief minister, जो भी हो, आप डिसाइड करिए अपने स्टेट में क्या चाहिए।
फेडरलिज्म इन द ट्रू स्पिरिट। इसमें अगर आपको किसान के लिए करना है, किसान के लिए करिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट से भारत के टोटल ढांचे में एक बड़ा डिपार्चर आ रहा है, इसके बहुत बड़ा डिपार्चर आ रहा है। उस डिपार्चर को हमें समझना होगा। अब आपको केंद्र सरकार से बिजली, शिक्षा, अस्पताल की सवाल नहीं पूछने होंगे, क्योंकि यहाँ से केंद्र सरकार ने अपनी सामाजिक दायित्वों से अपने को वापस ले लिया है और वो सीधे राज्यों को पैसा देने वाली। अब हमें यहाँ से देखना होगा कि वो 29 बजट क्या करेंगे इस एक बजट के बाद। और अब बेहतर, हाँ, और ये बेहतर है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या राज्य सरकारों में इतनी कैपेसिटी है डिलीवर करने की, क्या वो इतने फंड्स मैनेज कर सकते हैं। अब बहसें वहां शुरू होंगी। इस बजट से बहुत सफाई के साथ केंद्र सरकार ने अपने आप को सामाजिक दायित्वों से अलग कर लिया है, और इसलिए इस बजट के सारे प्रपोजल अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन से रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू गवर्न सोशली है, बट ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से डिलीवर होगी कि नहीं होगी, यह बहस का अगला चक्र। जो कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एरिया था, जो एक इंदिरा गांधी और इमरजेंसी का जो मूड में इंदिरा गांधी ने पूरा एक शक किया था, उस पूरे ढांचे को एक तरह से वापस ले जाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह हो जाती है कि कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म सेंटर और स्टेट्स में अब भी बरकरार रहेगा। भूलिए मत, जन धन योजना एक तरह से केंद्र में राष्ट्रपति मोदी, मैं कहूंगी इन्वर्टेड कॉमा में, राष्ट्रपति लूला की तरह हर वोटर से डायरेक्टली भी उनके जनधन अकाउंट से जुटे रहेंगे। और केंद्र की सोच जो है अब वो हर इसमें एक टॉपअप की तरह होगी कि अच्छा पेंशन का इतना और बीमारी का इतना और। तो केंद्र जो है वो सामाजिक मुद्दों से जो है वो संस्थागत तरीके से नहीं जुड़ेगा, लेकिन 1-to-1 डायरेक्ट बैंक रिलेटेड एक वो होगी। तो यहाँ ये अभी भी रह जाएगा कि भारत में जो तरह तरह की विषमताएं हैं उसमें क्या केंद्र जो है वो संस्थागत सोच से हटकर और केवल बैंक अकाउंट से अपने आप को जोड़कर। सन्याल साहब, मुझे देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले हमने 2 दशक से देखा है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर कई योजनाएं पास होती है, कई योजनाएं फेल होती है, और ज़्यादातर फेल होती है क्योंकि सेंटर और स्टेट का सोच कभी एक मिलाव नहीं होता है। कभी स्टेट गवर्नमेंट बदलने से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो 62% स्टेट को दे देने का है और अपना हाथ पीछे खींच लेने का है, दिस में बैकफायर कर सकता है। बिकॉज अभी भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्टेट के ऊपर पूरी अगर भार आपने छोड़ दिया है तो स्कीम्स कहीं लागू नहीं हो पाएंगे। स्टेट्स की मेंटालिटी अलग होती है, लोकलाइज मेंटालिटी होती है। सेंट्रल स्कीम्स खास तौर से सफर करेंगे, बिल्कुल सफर करेंगे, बिकॉज स्टेट्स इंप्लीमेंट नहीं करेंगे उनको, और अगर स्टेट में ऑपोजिशन गवर्नमेंट है तो वो लागू नहीं करने देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक वैक्यूम से छोड़ जा रहा है। ये वाली जो धारणा है कि जो स्टेट्स हैं वो और ज़्यादा पॉपुलिस्ट हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा लोकल फोकस्ड हो जाएंगे, मेरे ख्याल से इस धारणा से अपने को हट जाना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप 125 करोड़ की जनता को मैनेज करने के लिए कहते हैं कि एक सरकार जो सेंटर में बैठी हुई है सारा कुछ मैनेज कर लेगी। यहाँ लोग 30,000 लोगों की कंपनियाँ नहीं मैनेज कर पाते अपने एक ऑफिस से, और इसके लिए उनको अलग अलग छोटे छोटे लेवल के ऊपर डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। एक तरफ हम बात करते हैं कि पंचायत को और अधिकार दो, क्योंकि वो पंचायत जो वहाँ एक लोकल एरिया में बैठी हुई है वो अपनी उस एरिया के लिए जो डेवलपमेंट कर सकती है वो यहाँ से बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो सोच के हिसाब से बहुत बढ़िया नहीं, है। आप एक मिनट, आप जो हमको लगता है उदाहरण कंक्रीट आने चाहिए। देवेंद्र जरा माइक उठाइए। हमारे जहन में आ रहा है कि एक इंडस्ट्री गई टाटा बंगाल में, हम सिंगूर में प्लांट लगाना चाहते हैं। ममता ने कहा बिल्कुल लगाने नहीं देंगे, चुनाव जीत के वो सत्ता में आ गई। इधर मोदी जी थे सीएम गुजरात में, वो लेकर आ गए। इस देश की वैरायटी को समझिए और अब ये बताएं कि अगर स्टेट के हिस्से में पैसा दिया जा रहा है तो क्या वर्चुअली पूरे स्टेट का डेवलपमेंट होगा या कहीं इम्बैलेंस रहेंगे? देखिए, ये एक्सपेक्टेशन जो है कि भाई स्टेट्स को पैसा दिया गया 10% ही बढ़ा है ना। नहीं 62 टोटल है ना, पहले से तो 10% ही बढ़ा है, तो पहले भी 52 था। तो इसमें कोई इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई कि आप सोचें कि सारा कुछ जो है वो स्टेट्स को चला गया और हम ही सोचें कि दायित्व जो है वो स्टेट्स के ऊपर चला गया। तो लेट्स नॉट बी अंडर दैट इंप्रेशन। पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, पहले भी स्टेट्स करती थी, अब भी स्टेट्स करेंगी। वो तो कोई एक फिगर जो हम दे दें, यूपी को 1 लाख करोड़, जो आप 10% कह रहे हैं ना परसेंटेज, लोगों को समझ में नहीं आएगा। यूपी को 1 लाख करोड़ ज्यादा मिल रहा है, वो फिगर आप दे दीजिए। उसके बाद डिस्कशन शुरू हो जाएगी कि यूपी स्टेट अब 1 लाख करोड़ के साथ क्या करेगी, कंप्यूटर देगी या अपने किसानों के लिए करेगी, अब वो उनके ऊपर रह गया। सफाई में ये बहुत प्रतिशत के दायरे में कई करोड़ समा जाते हैं। लेट्स नॉट, अब उनके ऊपर है ना। देखिए टोटल रेलवे बजट भी आपका 1 लाख करोड़ था, तो इसलिए अगर उसको बढ़ा
एक हाँ सुन लीजिए ना, अगर वो जो इतने रोजाना वो एक ऑस्ट्रेलिया को कैरी करता है रेलवेज, उसका बजट भी 1 लाख करोड़ रुपए, वो उसको बढ़ाना चाहिए। मैं इसको उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई समझे इस बात को कि स्टेट्स पहले भी करती थी, स्टेट्स अब भी करेंगे। आपने उनका थोड़ा ज़्यादा उनकी किटी में पैसा डाल दिया, ये ठीक है, लेकिन फिर भी दायित्व जो है वो सेंटर का ही रहता है। आपने हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर से जितने भी हैं, एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा का आपने 5,000 करोड़ रुपए बढ़ाया है। वो पॉलिटिकल क्या उसके कंपल्शंस होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये समझने की जरूरत है उसमें क्या हुआ, वो सेक्टर निगलेक्ट हो गए हैं या अनदेखी हुई है, और या हमने सिर्फ इंडस्ट्री का ही ख्याल किया कि वही जॉब्स क्रिएट करेंगे और उन्हीं के माध्यम से देश की ग्रोथ होगी। मुझे लगता है कि जरा सा यही हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा जरा।